नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय के कैंसर के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमन रस्तोगी है और मैं एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ एंड आई एम अ कंसल्टेंट इन मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग। तो चलिए बात करते हैं कि ये पित्त की थैली का कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, इसको किस तरीके से डायग्नोज किया जा सकता है और किस तरीके से अगर हम इसका इलाज कराएं तो ठीक भी किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स की, यानी कि किस किस कारणों से गॉल ब्लैडर कैंसर मिलता है। गॉल ब्लैडर कैंसर जनरली देखा गया है कि जिन मरीजों को पित्त की थैली में पथरी रही होती है, 80% जो गॉल ब्लैडर कैंसर के मरीज आते हैं जनरली उनमें एक हिस्ट्री गॉल ब्लैडर स्टोन्स की देखी गई है। इसका कारण ये हो सकता है कि बहुत समय तक जब पित्त की थैली में पथरी रहती है तो सूजन आ जाती है और सूजन आने के कारण धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन से वही चीज़ चेंज होते होते, ट्रिगर होते होते कैंसर में भी तब्दील हो जाता है। दूसरा बहुत कॉमन कॉज है इन्फेक्शंस हो जाना, यानी कि पित्त की थैली में सूजन हो जाना। ज़रूरी नहीं है कि उसमें पथरी हो, कभी कभी आपको दाएं तरफ पसली के नीचे दर्द होता है लेकिन अल्ट्रासाउंड में पथरी नहीं दिखाई देती है, बट पित्त की थैली में सूजन होती है। तो वो भी अगर लंबे समय तक होता रहे, चलता रहे, तो भी एक कारण जो वो कैंसर का कभी भी बन सकती है। तीसरा, उम्र। जनरली हमने देखा है कि ये 50 साल से ऊपर की महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है इन कंपैरिजन टू मेल्स। ये बहुत कॉमन कोरिलेशन है जो हमने जनरली ओपीडीज में और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आवर कोर्सेज में हमने देखा है कि जनरली फीमेल्स आर मोर प्रिडोमिनेंट फॉर गॉल ब्लैडर कैंसर इंस्टेड ऑफ मेल्स। फिर हम बात करें लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल में अनहेल्दी डाइट, फैट रिच डाइट, इवन अगर हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं या फिर ऑयली बेस्ड फूड खा रहे हैं, so physical inactivity, these are one of the most common causes of getting all kind of cancers, not just gallbladder cancers. Now coming to हम कैसे इसको डायग्नोज कर सकते हैं। अब देखिए, कभी भी कोई कैंसर होता है तो कुछ ऐसी जांचें करानी पड़ती हैं जिससे हम इसको पता लगा सकें कि क्या ये कैंसर है कि नहीं है। और फिर दूसरी चीज़ होती है, जब हमें कंफर्म हो जाता है कि ये कैंसर है तो हमें पता लगाना होता है क्या ये स्टेज 1 में है, 2 में है, 3 में है कि 4 में है। तो चलिए बात करते हैं इन दोनों ही इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। जनरली सबसे पहले जब मरीज को दर्द होता है या फिर पीलिया होता है तो कहीं भी बाहर जब भी आप ओपीडी में जाएंगे किसी को दिखाने तो वो आपका पेट का अल्ट्रासाउंड करेंगे। पेट के अल्ट्रासाउंड में अगर कहीं भी ऐसा मेंशन है कि पित्त की थैली की पथरी भी है या फिर पित्त की थैली में पथरी के बिना भी सूजन है तो डेफिनेटली आपको किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को यानी कि कैंसर के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा, अगर हमें इसमें कोई शक नहीं है कि ये पित्त की थैली का ट्यूमर नहीं है तो इसमें हम पेट स्कैन कराते हैं। पेट स्कैन यानी कि एक ऐसी जांच जिसमें हम कैंसर को किसी भी स्टेज तक भांप सकते हैं कि ये स्टेज 1 में है या फिर स्टेज 4 में है। स्टेज 1 और स्टेज 2 जनरली अर्ली स्टेजेस के अंदर गॉल ब्लैडर कैंसर की बायोप्सी करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं और पित्त की थैली को निकाल कर फ्रोजन सेक्शन में भेजते हैं। फ्रोजन सेक्शन यानी कि पैथोलॉजिस्ट हमारे साथ ओटी में ही बैठते हैं और इसकी जांच करके हमें बताते हैं कि क्या इसमें कैंसर के लक्षण हैं कि नहीं है। अगर वो उसमें कैंसर के लक्षण होते हैं और स्टेज 1 में होता है तो वहीं इलाज हमारा ख़त्म हो जाता है। वहीं अगर ये स्टेज 2 या स्टेज 3 में होता है तो उसमें हम जिगर का कुछ हिस्सा जहाँ पित्त की थैली चिपकी रहती है या लिम्फ नोड्स, इनको भी रिमूव करते हैं। जनरली स्टेज 1 यानी कि अर्ली स्टेजेस में हम इस कैंसर को दूरबीन द्वारा भी ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि रोबोटिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। जनरली स्टेज 2, स्टेज 3 में जितना भी डेटा है या फिर मैं बोलूँगा कि जहाँ मल्टीपल स्टडीज़ की गई हैं उसमें रियलाइज़ किया गया है कि इसमें दूरबीन द्वारा सर्जरी करने से रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहता है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि उसके अंदर आप ओपन सर्जरी जो है स्टेज 2, स्टेज 3 के अंदर उसके साथ प्रोसीड करें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा गॉल ब्लैडर कैंसर में बायोप्सी का रोल, यानी कि जब हम सुई से जांच लेते हैं पित्त की थैली की। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जानना कि कोई भी कैंसर बायोप्सी के कारण नहीं फैलता है। जब हम बायोप्सी कराकर इलाज नहीं कराते हैं तो डेफिनेटली जो बीमारी बढ़ रही है वो रुकेगी नहीं, वो चलती ही रहेगी। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हम बायोप्सी कराएं उसके बाद जल्दी से जल्दी उसका इलाज शुरू कराएं। गॉल ब्लैडर कैंसर में यानी कि पित्ताशय कैंसर में अगर हम अर्ली स्टेज में बीमारी को पकड़ लेते हैं तो जनरली इस बायोप्सी की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम पित्त की थैली निकालते हैं और उसी से ही हमें आइडिया लग जाता है कि कैंसर है कि नहीं है। बट अगर मान लीजिए कि हमें किसी पेशेंट में लोकली एडवांस्ड या फिर जो गॉल ब्लैडर कैंसर है वो जिगर में गया है या फिर लिम्फ नोड्स में गया है, जिस कारण से हमें लगता है ऐसा कि हम बीमारी को नहीं निकाल सकते पूरी तरीके से,
तब हम बायोप्सी में कंफर्म करते हैं उसको कि क्या ये कैंसर सही में है कि नहीं है। जब वो प्रूव हो जाता है कैंसर है तो हम कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि गॉल ब्लैडर के हर एक स्टेज में हमें बायोप्सी की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी स्टेजेस और इसमें होने वाले इलाज के बारे में। स्टेज 1 गॉल ब्लैडर कैंसर, यानी कि कैंसर जो है पित्ताशय की अंदरूनी थैली तक ही सीमित रहता है, बाहर की तरफ नहीं निकलता। तो ऐसे में जब हम पेशेंट का इलाज करते हैं तो पित्त की थैली रिमूव करना ही कंप्लीट इलाज होता है। ना हमें जिगर का कोई हिस्सा निकालना पड़ता है, ना ही लिम्फ नोड्स का हिस्सा निकालना पड़ता है। ये सर्जरी आप दूरबीन द्वारा भी करा सकते हैं या फिर रोबोट द्वारा भी करा सकते हैं। इसमें हमने देखा है कि ओपन वर्सेस मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में इक्वल रिजल्ट्स हैं। जनरली इन पेशेंट्स को कभी कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ये अपना जीवन बिल्कुल कुशल मंगल तरीके से जी सकते हैं। स्टेज 2 कैंसर, स्टेज 2 यानी कि थोड़ा सा जो कैंसर है वो पित्त की थैली की ल्यूमन से निकलकर दीवार तक पहुंच गया है। दीवार के बाहर निकला बट पूरी दीवार में आ गया है। तो ऐसे में स्टेज जो है वो कैंसर की बढ़ जाती है। बट इसमें भी अगर हम किसी पेशेंट को डायग्नोज करें, ऑपरेट करें, तो वी हैव सीन कि हम रेडिकली क्योर कर सकते हैं। बहुत कम पेशेंट्स में हमने ऐसा देखा है कि कभी कभी हमें स्टेज 2 के कैंसर पेशेंट्स में भी कीमोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है, जो कि 3 से 4 साइकिल सर्जरी के बाद दी जाती है। मेन मोटिव कीमोथेरेपी का ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि क्यों कीमोथेरेपी दी जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी लोकली एडवांस्ड गॉल ब्लैडर कैंसर्स हैं, जिनके कीटाणु जो हैं ब्लड के अंदर फैल गए हैं, तो उनका इलाज ये कीमोथेरेपी करती है, जिस कारण से हमारा सर्वाइवल यानी कि हमारी लाइफ जो है वो बढ़ती है। इसमें जनरली सर्जरी जो होती है वो सिंपल पित्त की थैली को रिमूव ना करने के अलावा इसमें हम जिगर का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं जहाँ पे पित्त की थैली चिपकी होती है और लिम्फ नोड्स को रिमूव करते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड कोलेसिस्टेक्टमी। बट जनरली ये बहुत ही नॉन मॉर्बिड सर्जरी होती है। दैट मीन्स कि इस सर्जरी में बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स नहीं होते हैं। तो डेफिनेटली वर्ड एक्सटेंडेड कोलेसिस्टेक्टमी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करें स्टेज 3 कैंसर, यानी कि लोकली एडवांस्ड गॉल ब्लैडर कैंसर, जो कि थोड़ा सा सुनने में डरावना लगता है। बट इसमें भी अगर देखा जाए तो मैक्सिमम पेशेंट्स को हम क्योर कर सकते हैं। इसमें काफ़ी हद तक हम पेशेंट्स में डायरेक्टली सर्जरी ना कर पहले कीमोथेरेपी देते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि बीमारी लिम्फ नोड्स यानी कि और जिगर में फैल चुकी है, जिस कारण से हम पहले कीमो देकर उन सेल्स को मारते हैं, बीमारी को छोटा करते हैं और फिर हम ऑपरेट करने का प्लान करते हैं। तो जनरली पहले कीमोथेरेपी और उसके बाद सर्जरी में भी सर्वाइवल जो है वो उतना ही अच्छा होता है जो कि स्टेज 1 स्टेज 2 में ओनली सर्जरी से होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टेज 1 में हम यही सर्जरी दूरबीन या रोबोटिक द्वारा कर सकते हैं, बट जनरली हम स्टेज 3 में ओपन सर्जरी ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें क्लियरेंस मतलब बीमारी का पूरा निकलना जो होता है वो ज़्यादा बेटर होता है कंपेयर टू दूरबीन की सर्जरी से। चलिए बात करते हैं स्टेज 4 कैंसर। स्टेज 4 कैंसर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीमारी जो है जिगर के अलग अलग हिस्सों में फैल जाती है, या फिर फेफड़ों में फैल जाती है, या फिर हड्डियों में फैल जाती है। तो ऐसे में देखिए हमारा मोटिव होता है, हम चाहते हैं कि जो मरीज़ है या फिर जो मरीज के रिश्तेदार हैं वो भी ये चाहते हैं कि मरीज़ अपनी बची कुची ज़िंदगी अच्छी तरीके से यानी कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ और पेनलेस वे में विदाउट किसी पेन के जी पाए। तो मेन मोटिव देखिए होता है पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, जिसके लिए जनरली हम बीमारी में पेशेंट को कीमोथेरेपी शुरू करते हैं। इसमें कोई सर्जरी नहीं की जाती है और मेन मोटिव होता है कि जितना हम बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे उतना ही पेशेंट जो है उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड स्टेज 4 इज नॉट completely curable, but yes, the life is still extendable. Thank you.